मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रभात त्रिपाठी जी, नंदकिशोर आचार्य जी, ध्रुव शुक्ल जी, कॉमरेड मुमताज भारती जी और कुलजीत सिंह जी, प्रवीण भाई और आप सभी। आधार वक्तव्य तो जिस सत्र में नंदकिशोर आचार्य, ध्रुव शुक्ल, कुलजीत सिंह जैसे लोग उपस्थित हों, उसमें आधार वक्तव्य जैसी कोई बात कहने की हिमाकत मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक बहुत जिसे हम एक लेखक से एक प्यार करने वाले पाठक और एक व्यक्ति की तरह मेरा जो इस पूरे आयोजन से और प्रभात जी से जो संबंध है उसको लेकर के थोड़ी बात करूंगा, थोड़ी सी आयोजक की संकल्पना को लेकर के। जाहिर तौर पर हिंदी में प्रभात जी की उपस्थिति एक ऐसी उपस्थिति है जिससे जिनके लिखे पढ़े और जिनके रचे से कोई आंख नहीं चुरा सकता। लेकिन मुश्किल ये है कि बहुत देर से और बहुत धीमी फुसफुसाहट के साथ प्रभात जी पर बातें हुई हैं। ये अलग बात है कि पिछले 30-40 साल का जो पूरा साहित्यिक परिदृश्य था, विशेषकर मध्य प्रदेश में और देश में भी, उस साहित्यिक परिदृश्य में प्रभात जी एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक की तरह उपस्थित रहे। लेकिन जितनी बात उन पर होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य कह लीजिए, सीमाएं कह लीजिए, मुश्किल कह लीजिए, या समझ लीजिए कि इस तरह के अवसर अपेक्षाकृत कम उपलब्ध हो पाए। और प्रभात जी का जैसा व्यक्तित्व है कि ऐसे कुछ अवसर बन भी रहे होंगे तो उनके व्यक्तित्व का जो संकोची स्वभाव है, ऐसे अवसरों के उन्होंने बरकतर दिए होंगे, ऐसा उनके व्यक्तित्व को देख करके मुझे लगता है। अन्यथा यदि हम प्रभात जी के लेखन पर गौर करें तो एक तरफ आलोचना का एक बड़ा नाम, आलोचना में जिस तरह से उनकी किताबें हैं, चाहे मुक्तिबोध पर हो या आस्वाद के विविध आयाम हो या और भी एक पाठक की डायरी हो, इस तरह की जो किताबें हों, उसको पढ़े बगैर मुझे लगता है कि हिंदी में एक कविता या आलोचना को पढ़ते हुए एक आस्वादक की भूमिका कैसी होनी चाहिए या क्या होती है, उसको लेकर के प्रभात जी हमेशा जागरूक रहे हैं और ये उनकी आलोचना का एक प्रस्थान बिंदु रहा है। थियरी, सिद्धांत और आस्वादक के बीच की आवाजाही को जितनी शिद्दत के साथ प्रभात जी ने अपनी आलोचना में जिया है और एक तटस्थ और संलग्नता का जो एक युग्म होता है, उसके साथ लेखक पर जिस तरह से बात की, चाहे वो शमशेर की कविता हो, अभी मैं पढ़ रहा था कि होली को लेकर के जिस तरह से उन्होंने विश्लेषण किया, उसका भाष्य किया है, वह किसी आस्वादक की सीमा तक पहुँचे बगैर उस कविता का उस तरह से पाठ करना, विश्लेषण करना नामुमकिन है। और प्रभात जी एक कहते भी हैं, एक पाठक की डायरी में एक जगह वो लिखते भी हैं कि कविता की व्याख्या कल्पनाशीलता की मांग करती है। मेरा अपना सोचना तो यह भी है कि कविता पढ़ने के लिए कविता अनुरागी होना भी ज़रूरी है। अब कविता अनुरागी होना और कल्पना, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिससे मुझे लगता है कि आलोचकों ने पिछले 40-50 साल में जिस तरह से उठापटक हिंदी में चलती रही है, उसमें अनुरागी होना और कल्पनाशीलता होना, ये आलोचक के लिए कोई उस तरह से मुख्य बिंदु नहीं रह गया। गुटबाजी और वो चाहे जिधर से भी हो, चाहे प्रगतिशील धारा से हो या प्रगतिशीलता के खिलाफ जो धाराएं रही है उनसे हो, गुटबाजियाँ इतनी महत्वपूर्ण रही कि अनुरागी होना ये बिल्कुल बगल में रह गया। प्रभात जी अपने आरंभिक दौर से लेकर के अब तक में अनुरागी होना और कल्पनाशील होना ये नहीं छोड़ा। बिल्कुल 2018-19 तक के उनके लेखन को देखेंगे तो एक चीज़ दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ कविता की दुनिया से देखें, एक तटस्थ पाठक की तरह, एक तटस्थ सैद्धांतिक एक आलोचक की तरह वे जब आलोचना में आते हैं, उससे बिल्कुल अलग भूमिका में वे आते हैं कविता में। उनका आत्म कितने प्रांजल तरीके से अपने दृश्य, कथ्य और व्यक्ति के साथ जुड़ता है और किस तरह से जुड़ना चाहिए, यदि कविता में इस धारा को समझना हो तो मुझे लगता है कि प्रभात जी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है कि जिनकी कविता से गुजरे बगैर हम कविता के इस एरिया को समझना हमारे लिए अपेक्षाकृत मुश्किल होगा। दरअसल मेरा संबंध जो है प्रभात जी के लेखन से
कविता वाले मामले में मुझे याद आता है कि अपने बचपन की जिन शुरुआती किताबों को मैंने पढ़ा होगा, मेरा ख्याल है मुझे 20-21 साल में रहा होऊंगा मैं, और तब प्रमोद वर्मा जी बख्शी सृजन पीठ में आ गए थे, और प्रमोद वर्मा जी के साथ था कि जो उनकी पसंदीदा किताबें थी उनके सिरहाने या बुक शेल्फ पे उनको दिखती रहनी चाहिए, इस तरह का भी उनका एक मामला था। तो वहाँ पर मैंने उनकी लाइब्रेरी से या उनके प्रिय किताबों से चुन करके जो किताबें मैंने पढ़ी थी उसमें प्रभात त्रिपाठी का भी एक संग्रह था, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो जग से ओझल वो संग्रह था, और जग से ओझल तो लगभग रुलाने वाला संग्रह है एक तरह से। तो उस संग्रह को मैंने पढ़ा, उसके बाद प्रभात जी में दिलचस्पी पैदा हुई और बाद में फिर प्रभात जी से मिलना भी हुआ। और मिलने में एक मुझे याद आ रहा है कि पहली बार मुलाकात जब हुई वो नागपुर में ही, तब मैं था, वर्धा से लौट रहे थे, और शायद बर्डी का एक होटल था 4वीं-5वीं मंजिल में, उन्होंने अपने उपन्यास का एक हिस्सा, किस्सा बेसिर पैर जो उपन्यास है उसका एक हिस्सा सुनाया था। उसके बाद जैसे शाम की लेखकों की बैठकी होती उसी तरह की हमारी बैठकियाँ भी थी, 1-2 और मुलाकातें हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस बार तुम्हारे घर में रुकूंगा। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा अच्छा भी लगा कि कोई एक लेखक ये कह रहा है कि इस बार मैं तुम्हारे घर रुकूंगा। घर रुके तो उन्होंने कहा कि पता है मैं तुम्हारे घर क्यों रुकना चाहता था। मैंने पूछा क्यों? तो कहा कि दरअसल तुम बाहर जितने डेमोक्रेटिक दिखते हो, तुम घर के भीतर भी उतरे हो या नहीं, ये मैं जानने के लिए तुम्हारे घर रुकना चाहता था। तो एक कहने का मतलब ये है कि एक लेखक को, एक व्यक्ति को केवल उसकी बाहरी दुनिया से नहीं, उसकी अंदरूनी दुनिया से भी समझने की कोशिश करते हैं प्रभात जी। और ये उनकी कविता में तो है ही, उनकी आलोचना में भी आता है। अशोक वाजपेयी पर जब उन्होंने किताब लिखी तो उसमें एक दिलचस्प कहा कि अशोक इस बिल सबसे पहले देने के लिए उनका जेब में हाथ जाता। उसके बाद वो हिंदी की दुनिया पर टिप्पणी करते हैं कि हिंदी की दुनिया के लेखक अमूमन कंजूस और दूसरों पर निर्भर रहने वाले लेखक है, वो पैसा कौड़ी अपना ज़्यादा खर्च नहीं करते। अशोक वाजपेयी इस लिहाज से बिल्कुल अलग है। तो कहने का तात्पर्य कि प्रभात जी के देखने की जो नज़र है वो केवल छपे हुए या लिखे हुए पर नहीं है, उसके परे का जो संसार है उस संसार से भी अपने वस्तु को, अपने विन्यास को या अपने कथ्य को देखने वाले व्यक्ति हैं। तो ये मुझे लगता है कि प्रभात जी के भीतर एक बहुत कविता में तो ये आता ही है। यदि कहानी के लिहाज से देखें, मैंने ज़्यादा कहानी नहीं पढ़ी, 3-4 कहानियाँ ही मुझे याद आ रही है, कल्पना या तलघर जैसी कहानियाँ। मुझे लगता है कि हिंदी में ऐसी कहानियाँ लगभग अनुपस्थित हैं। स्वप्न का इतना आग्रह या स्वप्न का इतना रचनात्मक इस्तेमाल और कल्पना का इतना रचनात्मक इस्तेमाल, खासकर कल्पना और तलघर, ये दोनों कहानी, तलघर तो पूरे स्वप्न की ही कहानी है, कई स्वप्न हैं उसमें, और कल्पना भी इस तरह की है। तो कल्पना और स्वप्न का जो बुनावट है, उसके महीन तंतुओं से कहानी का रेशा रेशा निर्मित करना, ये उनके किस्से और कहानियों की खासियत है। केवल इतना ही होता तो भी एक लेखक बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन इसके अलावा भी प्रभात जी ने जो काम किया है, चाहे वो संपादन हो, अनुवाद हो, उड़िया साहित्य का जो अनुवाद उन्होंने किया वो तो है ही, लेकिन वंश जैसा मेरे लिए बहुत, चूंकि मैं भी उड़िया भाषा ना कि उड़िया उस तरह, प्रभात जी कहते हैं कि तुम उड़िया हो नहीं, बस हिंदी इलाके हो, थोड़ी बहुत उड़िया जान लेते हो, यह सच भी है। लेकिन वंश जैसी कृति का अनुवाद करना बहुत आसान नहीं है। हरप्रसाद दास का महाभारत बेस्ड वो जो खंडकाव्य है, जिस भाषा में उन्होंने अनुवाद किया है, जिस तरीके से अनुवाद किया है, केवल अनुवादक के रूप में ही प्रभात जी काम कर रहे होते तो केवल इसलिए भी वो याद किए जाते। लेकिन ये उनका एक ऐसा पक्ष है जो बहुत ज़रूरी पक्ष होने के बावजूद मुझे लगता है उस तरह से विचार नहीं हुआ जैसा कि विचार किया जाना चाहिए था। तो संपादन और इसके अलावा टीचर, जिस तरह के शिक्षक और अकादमिक व्यक्ति हैं वह भी उनका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो जब ईश्वर जी ने मुझसे कहा कि इसका संयोजन आपको करना है, तो कोशिश यही थी कि प्रभात जी पर मुझे नहीं मालूम, मेरी स्मृति में कोई ऐसा आयोजन नहीं है, लेकिन एक ऐसा आयोजन जो मेरी स्मृति में है और संजोग से उसका संयोजन भी मैं कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि उनके उनके रचनात्मक व्यक्तित्व के जितने भी पक्ष हैं उन पर थोड़ी बहुत निगाह जरूर डाली जाए और उनके अपने शहर में भी डाली जाए। शहर तो खैर ईश्वर दोस्त जी ने चुना, लेकिन मेरी भी इच्छा थी कि यहीं पर हो और कोई उनका पक्ष छूटा न जाए। तो इसलिए हम लोग जब सत्रों का विभाजन कर रहे थे
तो उद्घाटन सत्र के अलावा ये कोशिश हुई कि उनकी आलोचना पर अलग से बात हो, उनकी कविता और कहानियों पर अलग से बात हो, और संपादन, अनुवाद और जो उनकी पत्रकारिता और अकादमिक और शिक्षक के रूप में जिस तरह से उनकी उपस्थिति है, इन सारे पक्षों को समेटा जाए। ठीक है, बहुत गहरी और गंभीर बातें हो सकता है, इतने सारे पक्ष हैं और 2 दिन बहुत कम समय होता है। 50 साल का लेखन जो है, 60 साल का लेखन, उसको 2 दिन में आप उस पर बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम शुरुआत तो इतनी की जा सकती है कि इसके बाद वो बातें लगातार आगे बढ़ती रही। तो ये पूरी एक तरह से योजना थी, और योजना बनाते समय इसमें शामिल कौन होंगे उसको लेकर के कि 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर थी। एक तो ऐसे व्यक्ति रहे जो प्रभात त्रिपाठी जी के हम उम्र हैं और उनके साथ मित्रवत हैं, और प्रभात जी के साथ लगातार दोस्ताना और लिखना पढ़ना दोनों ही हैसियत से उनके साथ रहे। तो जाहिर तौर पर ध्रुव शुक्ल जी और नंदकिशोर आचार्य जी, कॉमरेड मुमताज भारती, इन सब का नाम आना था और वो आया है। एक योजना ये बनी कि इस तरह के लोग शामिल हों, चितरंजन जी हैं ना, ये सब लोग शामिल हो। दूसरा, जो उनसे थोड़े से कनिष्ठ थे लेकिन जिनके साथ प्रभात जी ने अलग तरह से काम किया है, जैसे विनोद तिवारी का नाम आया, राकेश मिश्र हैं, भागवत हैं, अरुणेश है, इन सब का नाम आया कि ये सब लोग प्रभात जी के पाठक रहे हैं। कई लोग तो राकेश जैसे प्रथम पाठक रहे होंगे कई कृतियों के, या उपन्यास के तो रहे ही हैं, मुझे मालूम है, और भी जो उनके साथ काम किए हुए हैं, वो प्रभात जी को अपनी नज़र से उनके काम और उनके लेखे जोखे को समझे और बताएं। तो ऐसे लोग, और कुछ ऐसे कि जो बिल्कुल प्रभात जी के काम के अलावा हो सकता है उनसे मिले भी ना हो, जैसे इलाहाबाद से हमारे साथी आए लक्ष्मण, मुझे नहीं मालूम वसु गंधर्व कितनी उनकी आत्मीयता, लेकिन लिखा पढ़ा तो जरूर होगा। तो बिल्कुल युवा साथी जो प्रभात जी के लेखन से परिचित होंगे या इसके बहाने वे परिचित हों, ऐसे लोगों को भी इस आयोजन में शरीक किया जाए। तो इस तरह से 3 कैटेगरी बनाई, और जितनी जाहिर तौर पर सीमाएं थी, बहुत कम समय में ये सब आयोजन हुआ। और रायगढ़ के साथ मामला ये है कि मुख्य लाइन में उस तरह से नहीं आता है, कई बार इधर उधर से आना होता है इस शहर तक। तो उन सारी सीमाओं को देखते हुए ये एक परिकल्पना हमारे सामने थी कि ऐसा कोई एक आयोजन हो, और ये आयोजन यदि हो पा रहा है और जितने आप सारे उन पर कहने वाले, उनको सुनने वाले ये सब आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्रभात जी की एक बहुत गरिमामयी उपस्थिति है, उनका प्यार है जो हम सबको उनके शहर और उनके पास खींच लाया है। और एक कविता पाठ वाला भी जो हुआ, तो ईश्वर जी ने ये कहा कि जितने भी कवि हैं भागीदार, जो इसमें रचनात्मक रूप से भागीदारी कर रहे हैं, उनका सबका काव्य पाठ हो। मैंने सुझाव दिया कि बहुत लंबा हो जाएगा, एक 2-2, 3-3 से कोई ज़्यादा कविता नहीं पढ़ा होगा। अच्छा हो कि हमारे 3 बहुत वरिष्ठ साथी, प्रभात जी खुद, नंदकिशोर आचार्य जी और ध्रुव शुक्ल जी, इनको इत्मीनान से सुना जाए। अरसा हुआ इनकी कविताएं हमको सुने हुए, पढ़ते तो हम सब हैं, अरसा हुआ इनको सुने हुए, मेरे लिए तो कम से कम अरसा हुआ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, तो इनको इत्मीनान से सुना जाए। तो इस तरह से ये सारी योजना बनी, और उस योजना के तहत हम सब यहाँ हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग प्रभात जी पर अगले 2 दिन में कुछ ठीक बात कर पाएंगे। अपने जिस तरह से हम उनको प्यार करते हैं, उस प्यार के कारणों को बहुत तार्किक तरीके से और बहुत भावुक तरीके से भी हम उसको देख समझ पाएंगे। इस आयोजन में आप सभी का स्वागत है, और मुझे लगता है कि ये जो परिकल्पना है उसमें आपका साथ और प्यार हम सबको मिलेगा। शुक्रिया।